हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो मैंने क्लास 10 और 12 के वैसे बच्चों के लिए बनाया है जो कि सीबीएसई एग्जामिनेशन को इस बार 2025 में फेस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि सीबीएसई की बुक को, एनसीईआरटी की बुक को किस तरीके से पढ़ें। अब आप प्रश्न कर सकते हो कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एनसीईआरटी तो हम लोग शुरुआत से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन खास बात है, अगर मैं आपको बतलाऊं कि एनसीईआरटी बुक पढ़ने का एक टेक्निक होता है, ट्रिक होता है, तो आप बोलोगे सर इसमें टेक्निक और ट्रिक्स क्या है। तो है, इसमें ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं। एनसीईआरटी की बुक तो सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन सारे लोग 95% प्लस नहीं ला पाते हैं। क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है। और ख़ास करके जब हम लोग कुछ नोटिफिकेशन की तरफ जाते हैं, जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन देख रहे होंगे जो कि एनसीईआरटी ने अभी रिलीज़ किया है 2025 के क्लास 10 और 12 के बच्चों के लिए, जिसमें उन्होंने बतलाया है कि इस बार 40 के बजाय 50% कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लो, किसी भी टीचर से बात कर लो, वो आपको बोलेंगे कि एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। स्पेशली अगर हम लोग बात करें साइंस की, एसएसटी की, मैथमेटिक्स की, तो नियरली 95% से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो क्या एनसीईआरटी पढ़ने का कोई तरीका होता है? तो हाँ, तरीका होता है, और आप तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं बहुत ऊपर आएंगे, आप टॉपर होगे। नॉर्मली आप ज़्यादा मेहनत करके कम नंबर लाते हो, आप अगर टेक्निक से पढ़ोगे तो आप उसी मेहनत में बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हो। और आप इस टेक्निक से अगर पढ़ाई करोगे तो आपके अंदर खुद मोटिवेशन आएगा और आपको ये एहसास होगा कि हाँ, मुझे कुछ ज़्यादा समझ में आ रहा है, मैं कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पा रहा हूँ। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, पहला क्वेश्चन यही उठता है कि एनसीईआरटी की बुक को हमें पढ़नी कब चाहिए। क्या हम लोग क्लास 10 में चले गए और बुक पढ़ना चालू कर दें? कई लोग ऐसा करते हैं कि स्कूल में जो पढ़ाई होने वाली है, एनसीईआरटी की बुक को पहले से पढ़ करके जाते हैं ताकि क्लास में कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे सकें और अपना नाम कमा सकें। लेकिन आपको बतला दूं कि ये गलत तरीका है पढ़ने का। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके कंसेप्ट जो है वो सही नहीं बनेंगे। तब फिर किस तरीके से पढ़ें? तो अभी मैं आपको दो तरीका बतलाऊंगा। साइंस को पढ़ने के लिए WWH टेक्निक और एसएसटी को पढ़ने के लिए W3H टेक्निक। और ये दोनों टेक्निक को जब आप अपनाएंगे तब आप देखेंगे कि आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेहतर तरीके से हो पा रही है, आप ज़्यादा बेहतर समझ पा रहे हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। आप कहीं भी ट्यूशन्स पढ़ते हो, ऑनलाइन, ऑफलाइन, तो पहले आप ट्यूशन्स को पढ़ो, इसके बाद फिर बाकी बुक को घर में आकर देखो और फिर इस टेक्निक को, जो टेक्निक मैं बतलाने जा रहा हूं, उसे आप अडॉप्ट करो। तो आइए हम लोग फर्स्ट टेक्निक की तरफ पढ़ते हैं, जहां पर साइंस का एक एग्जाम्पल भी लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस जस्ट 6 महीने के बाद हैं, इसलिए अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप इस टेक्निक को फॉलो करें और इसका बेहतर उपयोग करें। सबसे पहला टेक्निक जो साइंस में आपको अडॉप्ट करना है वो है WWH टेक्निक। पहला W स्टैंड करता है व्हाट के लिए, दूसरा W स्टैंड करता है वाई के लिए, और H जो है वो स्टैंड करता है हाउ के लिए। तो सबसे पहले जब आप बुक को पढ़ेंगे तो आप कहीं पर भी ट्यूशन्स पढ़ते हो, कोचिंग करते हो, तो आपको वहाँ पर टीचर्स ने समझाए होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर न्यूट्रिशन का ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ पर बतलाया होगा कि फूड का मूवमेंट जो हम लोग खाते हैं वो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है, जहाँ पर फूड का डाइजेशन होता है। तो आपको वहाँ पर कुछ कंसेप्ट समझ में आए होंगे। अब आप जब पढ़ाई करेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको खुद से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। अब आप बोलेंगे सर अपने से हम कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करें? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मान करके चलो कि आप एग्जामिनर हो। आप क्वेश्चन प्रिपेयर करोगे तो क्या नज़र रखोगे, क्या ध्यान में रखोगे, बस वैसे ही करना है। जैसे कि अगर MCQ आपको तैयार करना हो तो आप ये ध्यान दोगे कि फूड का मूवमेंट जब इसोफेगस के जरिए होता है तो वो किस तरीके से मूव करता है। तो देखेंगे यहाँ पर आप एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पैरालिस्टिक मूवमेंट।
आप इसको अंडरलाइन कर ले। इसी तरीके से फूड जो है हमारे स्टोमक में पहुंचता है, तो आखिर डाइजेशन कैसे होता है, कॉम्प्लेक्सर फूड जो है उसका कन्वर्शन कैसे होता है ताकि वो सेल को एनर्जी दे सके। तब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन जो है उठता है। ठीक है, पहला तो आपको समझ में आया वाट का मतलब यहाँ पर क्या करना है। तो यहाँ पर हमारे सेल को एनर्जी देने के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए फूड लेना ज़रूरी है। फूड में क्या क्या चीज़ चाहिए तो आप उसको अंडरलाइन कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, वाइटामिन्स चाहिए, फैट चाहिए। तो क्वेश्चन आप यहाँ पर तैयार कर लिए। ठीक है कि ये फूड का डाइजेशन स्टोमक में कैसे होता है, मान के चलिए क्वेश्चन बनाया आपने। अब यहाँ पर चीज़ों को अंडरलाइन करना शुरू कीजिए आप। अब उसके बाद आंसर लिखिए, और आंसर आपको कहाँ लिखना है, बुक में लिखना है। आप बुक को साफ़ मत रखो। किसी भी टॉपर का बुक आपने साफ़ नहीं देखा होगा कभी। अगर आपका बुक साफ़ है इसका मतलब है कि आप मेहनत नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉपर प्लानिंग के तहत काम नहीं कर पा रहे हो, आप गंदा करो। तब यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के वॉल में प्रेजेंट होता है, जहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन रिलीज़ करता है। तो ये आपको सवाल का जवाब दिया कि क्या होता है यहाँ स्टोमक में। अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए, वाई, ये क्यों होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीडियम को एसिडिक बनाता है, और इस तरीके से पेप्सिन एंजाइम जो है वो उसको कॉम्प्लेक्सर फूड को डाइजेस्ट कर पाता है। तीसरा, हाउ, कैसे करता है वो, तो ये फंक्शन कैसे काम करती है। तो इसको हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया। तो इस तरीके से आपको ये तीनों का आंसर मिल गया। यही आपके पॉइंट्स हैं। आप बाद में क्या करोगे, इनको पॉइंट्स बना लोगे। आप चाहो तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत सारा स्पेस होता है। देखिए आप यहाँ पर स्पेस है, इधर स्पेस है, आप यहीं पर पॉइंट बना लो। पॉइंट आपको 1 2 3 4, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि ज़्यादा पॉइंट्स बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है। अभी आपको लगेगा कि आप कर ले रहे हो, लेकिन बाद में जब ज़्यादा हो जाएगा, जमा हो जाएगा वो, और एग्जामिनेशन के पहले आप उसको देखना चाहोगे तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। इसलिए आपको कम पॉइंट्स बनाने हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग अब दूसरी टेक्निक की तरफ बढ़ें, W3H टेक्निक। यहाँ पर पहला W वाट के लिए स्टैंड करता है, दूसरा W वाई के लिए, थर्ड W व्हेन के लिए, और फोर्थ H जो है वो हाउ के लिए। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए मान करके चलिए SST का ये आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया है टॉपिक। अब आप इसको, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा लाइन को रंग दें। अक्सर हमने स्टूडेंट को ऐसा करते हुए देखा है कि वो ज़्यादातर लाइन को रंग देते हैं और बाद में कुछ समझ में नहीं आता है कि किससे पढ़ें किसे नहीं पढ़ें। एग्जामिनेशन से पहले आप पर इतना प्रेशर होता है कि आप उसको रीअरेंज नहीं कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स आपको अभी से फॉलो करनी होंगी। अब आपके पास मुश्किल से 5 महीने बचे हुए हैं। अगर आप अभी नहीं कर पाओगे तो बाद के लिए बहुत मुश्किल होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर सारे को नहीं रंगना है। आप इस टेक्निक से क्वेश्चन एराइज करो पहले कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जो है वो कानून का वायलेशन कर रहे हैं। कौन सा कानून है ये, तो ये सॉल्ट लॉ है, और वहीं से फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। यानी 2 क्वेश्चन राइज हो रहे हैं। पहला हो रहा है कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, और दूसरा कि भाई महात्मा गांधी ने जो है वो सॉल्ट लॉ को कैसे तोड़ा। तो वाट का क्वेश्चन आपको आंसर मिल गया यहाँ। दूसरा वाई, क्या ज़रूरत थी, तो ज़रूरत थी भाई, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर रहे थे, उन्होंने हमारे ही सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था। सॉल्ट हमारे यहाँ बहुत एसेंशियल फूड है, इसलिए ऐसा करना ज़रूरी था। कब किया उन्होंने, तो 11 मार्च को अल्टीमेटम दिया, और इस दिन जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो स्टार्ट कर दिए, और 24 डे के बाद ऑन 6 अप्रैल उन्होंने कानून तोड़ा। कैसे किया ये सब, तो भाई अपने 78 वॉलंटियर्स को अपने साथ लिया उन्होंने, 240 माइल्स कवर किया, साबरमती आश्रम से लेकर के कोस्टल टाउन डांडी तक, और वहाँ पर जा कर के सेरेमोनिकली जो है लॉ को तोड़ा। तो देखिए जब आप इस चीज़ को यह सिस्टम से पढ़ लेंगे, अब इसको यहाँ पर सिर्फ 4-5 पॉइंट में 1 2 3 4 5 करते हुए लिख दीजिए, बस। पॉइंट्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इस तरीके से आप उसको जो है मार्क कीजिएगा। आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। आप अपने भविष्य का सोचो, अपने परिवार को देखो, अपनी फैमिली को देखो। फैमिली को आपकी ज़रूरत है, इस चीज़ को समझो आप। और जब इन चीज़ों को समझोगे आप और टेक्निक्स का इस्तेमाल करोगे तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे पाओगे।
आप खुद अंदर से सेल्फ मोटिवेट होगे करने के लिए और बेहतर तरीके से इन चीज़ों को कर पाओगे। अब लास्ट में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर रेफरेंस बुक। अक्सर आपने सुना होगा कि बहुत सारे ओवर स्मार्ट बच्चे जो हैं वो रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, बतलाते हैं कि मैंने तो फलाना किताब ले लिया है, मैंने तो बहुत बेहतरीन गाइड खरीद दिया। मैं किस किताब का नाम यहाँ लेना नहीं चाहता हूँ, पर आप जान लो कि रेफरेंस बुक केवल प्रैक्टिस के लिए होता है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तभी आप रेफरेंस बुक में जाएंगे। इवन मैथमेटिक्स में भी 90 to 95% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से होते हैं, ना कि रेफरेंस बुक से। इसलिए पहला आपका जो कदम होगा वो एनसीईआरटी पढ़ने की तरफ होगा। एनसीईआरटी को पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए, फिर समय मिले तभी रेफरेंस बुक की तरफ जाइए। और नहीं तो आप पास तो कर जाओगे, लेकिन आपकी जो मंजिल है, आपने जो सपने सोचे हुए हैं, आपने जो टारगेट लिया हुआ है, वहाँ तक पहुँचना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी परसेंटेज, आपने जो टारगेट लिया हुआ है, आप उसके काफ़ी नज़दीक या उस टारगेट तक आसानी से पहुंच सकते हो। आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस मैं आपको डालने जा रहा हूँ। मैं क्लास 10 के जो है लगभग सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो भी डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।